तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक होटल में लगी आग, 8 अफराद की मौत, 10 अफराद जख्मी। वजीर आजम ने हलाक होने वालों के अहले खाना के तय किया ताज़ियत का इजहार। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात को रिजर्वेशन देने वाली एक आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली अर्जी पर करेगी समाअत। 10 कमर्शियल कोयला कानों की ई नीलामी आज से होगी शुरू। कोयले की वजारत ने कहा कि अब तक 85 मिलियन टन सालाना से ज्यादा की कुल ज्यादा पैदावारी सलाहियत वाली 43 कोयला कानों की कामयाबी के साथ हो चुकी है नीलामी। फ्रांस की वजीर खारजा कैथरीन कोलोना आज भारत के 3 रोजा दौरे पर पहुंचेंगी नई दिल्ली। अपने हम मनसब एस जयशंकर के साथ 2 फरीक़ी इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर करेंगी बातचीत। यूक्रेन की फौज ने दोबारा किया 6000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा के इलाके पर कब्जा। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कार्रवाई से बौखलाए रूस ने यूक्रेन के तवानाई प्लांटों और दीगर बुनियादी ढांचों पर किए बड़े हमले। मलिका एलिजाबेथ द्वितीय की आखिरी रसूमात से कबल इस हफ्ते के आखिर में होने वाले इंग्लिश प्रीमियर लीग के 3 मैच हुए मुलतवी। 16 से 18 सितंबर के दरमियान होने वाले दीगर लीग मैच भी बाद में खेले जाएंगे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद के सिकंदराबाद में कल देर रात एक होटल में आग लगने से 8 अफराद की मौत हो गई, जबकि इसमें 10 लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। और होटल की इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्जिंग यूनिट में आग लगने के बाद आग पूरी इमारत में फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों ने इमारत से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और कुछ को मकामी लोगों ने बचाया। जख्मी अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक होटल में आग लगने से 8 अफराद की मौत पर वजीर आजम ने ताज़ियत का इजहार किया है। अपने ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि तेलंगाना के सिकंदराबाद में आग लगने से 8 अफराद की मौत से गमगीन हूँ। महलूकीन के अहले खाना के तई ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। महलूकीन के अहले खाना को वजीर आजम कौमी राहत फंड से 2-2 लाख रुपए, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुख्तलिफ नागा सियासी ग्रुपों के नुमाइंदों से मुलाकात की। वफ़द की क़यादत नागालैंड के वज़ीर आला नेफ्यू रिवो ने की। इस दौरान मुतादिद उमूर पर बातचीत हुई। मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि नागा मसाइल पर कई सालों से बातचीत चल रही है। एक पुरसुकून और खुशहाल शुमाल मशरिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की तरजीह है। इसी अज़्म के साथ भारत सरकार की कोशिश है कि नागा मुज़ाकरात से वाबस्ता पेचीदा मसाइल को इस तरह से हल करने की कोशिश की जाए जिससे तमाम फरीक मुतमईन हो। सुप्रीम कोर्ट आज माशी तौर पर कमजोर तबकों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को दाखिला और नौकरियों में 10% रिजर्वेशन देने के मामले की समाअत करेगा। मुल्क के चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत करेगी। बेंच में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. पादरीवाला भी शामिल हैं। 8 मई को हुई पिछली समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के 3 सवालात को बरकरार रखा था। ताहम आपको बता दें कि मुशाहिदा किया है कि ये 3 इब्तदाई सवालात, लेकिन फरीकैन अपने दलाइल में दीगर सवालात को शामिल कर सकते हैं। ये दरख्वास्तें आइन 103वीं तरमीमी एक्ट
2019 के जवाब को चैलेंज करती हैं। जनवरी 2019 में पार्लियामेंट से मंजूर एक तरमीम के जरिए आइन के आर्टिकल 15 और 16 में शिक 6 शामिल करके नौकरियों और तालीम में माशी रिजर्वेशन फराहम करने की तजवीज़ पेश की गई और आर्टिकल 15(6) रियासतों को किसी भी माशी तौर पर कमजोर शहरी की तरक्की के लिए खुसूसी इंतजामात करता है, जिसमें तालीमी इदारों में रिजर्वेशन शामिल है। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 30(1) के तहत शामिल अक़लियती तालीमी इदारों को छोड़कर निजी इदारों समेत किसी भी तालीमी इदारे में इस तरह का रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसमें मजीद कहा गया है कि रिजर्वेशन की आला सतह 10% होगी, जो मौजूदा रिजर्वेशन के अलावा होगी। फ्रांस की वजीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना भारत के सह रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। वो 13 से 15 सितंबर तक भारत के सरकारी दौरे पर आ रही हैं। नई दिल्ली में अपने क़याम के दौरान कैथरीन वजीर ख़ारजा एस जयशंकर के साथ बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा उमूर, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बातचीत करेंगी, जिसके बाद वो 15 सितंबर को अगले प्रोग्राम के लिए मुंबई जाएंगी, जहाँ वो सनती रहनुमाओं के साथ मशगूल होंगी और साइट का दौरा करेंगी। भारत और फ्रांस के दरमियान एक देरीना स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है, जिसे बाकायदा आला सतही मुशावरत और मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते हुए हम आहंगी से मजबूत किया हुआ है। वजीर ख़ारजा कोलोना का भारत दौरा तिजारत, दिफा, माहौलियात, नक़ल मकानी और तालीम और सेहत के शोबे में शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की राह हमवार करेगा। नेपाल के खारजा सेक्रेटरी भरतराज पोडियाल आज भारत के 2 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा की दावत पर नेपाल के खारजा सेक्रेटरी सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। भारत और नेपाल के दरमियान कसीर जहती ताउन के 2 फरीक़ी उमूर पर आज दोनों खारजा सेक्रेटरियों के दरमियान तबादला ख्याल किया जाएगा। वो अप्रैल में नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देउबा के दौरा भारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मई में नेपाल के दौरे के दौरान शुरू किए गए मुख्तलिफ मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। सेहत और कुनबा बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में वसी पैमाने पर अस्पताल की जाने वाली कुछ जरूरी अद्वियात की एक नई फहरिस्त जारी करेंगे। इस फहरिस्त में शामिल अद्वियात सिर्फ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की तरफ से मुकर्रर करदा कीमत पर फरोख्त की जा सकेंगी। इस फहरिस्त से बाहर की अद्वियात में सालाना 10% का इजाफा किया जा सकेगा। आखिरी बार ये फहरिस्त 2015 में जारी की गई थी। जरूरी अद्वियात की फहरिस्त में उन दवाओं को शामिल किया जाता है जिनकी मुल्क में ज्यादा जरूरत होती है और जिनकी कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ऐसी अद्वियात को फहरिस्त में डाला जाता है और उनकी कीमतों को हदबंदी की जाती है और कैपिंग का काम हुकूमत की रेगुलेटरी अथॉरिटी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के जरिए की जाती है। ये फहरिस्त ICAR की माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की है। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मुल्क भर में खून अतिया कैंप लगाया जाएगा। मरकजी वजारत सेहत रक्तदान अमृत महोत्सव के नाम से इस बड़ी मुहिम की शुरुआत करेगी। 17 सितंबर को मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया सफदरजंग अस्पताल में खून अतिया करेंगे। खून अतिया मुहिम का मकसद लोगों में खून अतिया के तई बेदारी पैदा करना है। खून अतिया के लिए रक्त कोष पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। आप रक्त कोष पोर्टल के अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी खून अतिया के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर खून अतिया कर सकें। खून अतिया को सबसे बड़ा अतिया भी कहा जाता है और किसी भी जरूरतमंद शख्स को खून की कमी ना हो, इसके लिए रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने वालों की एक फहरिस्त भी तैयार की जा रही है, जो रक्त कोष पोर्टल के अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी दस्तयाब होगी। खून अतिया करने वाले को एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ब्लड बैंक में खून 42 दिन तक महफूज रह सकता है। मुल्क में 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड स्टोरेज की सलाहियत है। हर 2 सेकंड में मुल्क में किसी न किसी को ब्लड की जरूरत होती है। हर 3 में से 1 शख्स की जिंदगी में कभी न कभी खून की जरूरत होती है। कोविड के वक्त 2021 में खून की फराहमी में कमी आ गई थी। 2021 में 1 करोड़ 46 लाख यूनिट खून की जरूरत थी, लेकिन 1 करोड़ 25 लाख यूनिट खून ही मिल पाया था। एक इंसान में 5 से 6 लीटर खून होता है। हर 3 महीने पर कोई भी शख्स खून अतिया कर सकता है। आप भी इस अतिया मुहिम में अपना ताउन दे सकते हैं और 17 सितंबर से शुरू हो रही इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं।
10 कमर्शियल कोयला कानों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। कोयले की वजारत ने तिजारती कोयले की कानकनी के लिए बोलियां तलब की थीं। कोयले की 8 कानों की ई नीलामी आज और 2 कोयलों की कानों की ई नीलामी कल की जाएगी। वजारत ने कहा कि ई नीलामी की जाने वाली कानों की ज्यादा से ज्यादा पैदावारी सलाहियत 39.31 मिलियन टन सालाना है। वजारत ने अब तक 43 कोयले की कानों को ग्रेटर नोएडा में जारी आलमी डेयरी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर और भारत के डेयरी जो शिरकत करने वाले इसमें शिरकत कर रहे हैं। सनती रहनुमा, माहिरीन, किसान और पॉलिसी साज भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मौजू ग़िज़ाइयत और माश के लिए डेयरी है। कॉन्फ्रेंस में 50 ममालिक से तकरीबन 1500 मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। इस किस्म की साबका कॉन्फ्रेंस 1974 में भारत में मुनक़िद हुई थी। सत्रह सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नामीबिया से आए चीतों को सबसे पहले किस जगह पर छोड़ेंगे और कितने ये चीते होंगे और किस तरह इनको छोड़ा जाएगा, इसके बाद कितने दिन वो चीते वहां पर रहेंगे। कुनू नेशनल पार्क में वाक़ इस ग्राउंड जीरो से इस फेंसिंग बॉर्डर का जायजा लिया डीडी न्यूज के नुमाइंदे नीरज सिंह ने। कुनू नेशनल पार्क का यही वो बाड़ा है जहां पर सबसे पहले नामीबिया से जो चीते आएंगे उनको यहां रखा जाएगा और 1 महीने के करीब वो क्वारंटीन रहेंगे। उसके बाद उनको बड़े बाड़े में लेके जाया जाएगा और जब वहाँ पर भी वो सेटल हो जाएंगे उसके बाद उनको जंगल में छोड़ा जाएगा। आपको बता दूं कि 17 तारीख को जब चीते यहाँ पर पहुँचेंगे तो प्रधानमंत्री सबसे पहले ये जो आपको मचान दिख रहा है यहाँ पर ही जो चीते हैं उनको यहाँ से छोड़ा जाएगा। ये आप देखें तो ये वो एरिया है जहाँ पर चीते रहेंगे और ये मशीन के द्वारा जो हाथ की मशीन है उसके द्वारा उसको घुमाया जाएगा, तब जाके ये बॉक्स का जो गेट है वो खुल जाएगा और उसके बाद जो चीते हैं वो इसी छोटे बाड़े में पहुंचेंगे। इसके बाद एक बड़ा बाड़ा और है जो 12 किलोमीटर के एरिया में है। उसके बाद 1 महीने के बाद उन चीतों को वहां रखा जाएगा। ये दूसरा बाड़ा है, छोटा बाड़ा, और ये जो मचान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर भी जो चीते हैं वो इस बाड़े में छोड़े जाएंगे। ये 2 बाड़े यहाँ पर बनाए गए हैं उन चीतों के लिए। नामीबिया से जो 8 चीते यहाँ पर पहुंचेंगे और उनको 1 महीने यहाँ पर क्वारंटीन रहना होगा क्योंकि जो वन विभाग के जो नियम कानून है उसके तहत, और उसके बाद जो वन विभाग है वो 24 घंटे उन चीतों की निगरानी करेगा, देखरेख करेगा कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से हो रही हैं और उसके बाद ही जो दूसरे जो बड़े बाड़े हैं उनमें उन चीतों को छोड़ा जाएगा और वहाँ पर भी लगातार उनकी निगरानी की जाएगी और ये देखा जाएगा कि चीते यहाँ के वातावरण में कितने घुल मिल रहे हैं। तो 17 तारीख को यही वो स्थान है जहाँ पर चीते सबसे पहले नामीबिया से यहाँ पहुँचेंगे और उन चीतों को इस बाड़े में छोड़ा जाएगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मध्य प्रदेश। और नामीबिया से भारत लाए जाने वाले चीते किस रास्ते से भारत पहुंचेंगे, जब चीते कुनू नेशनल पार्क पहुंचेंगे तो कैसा प्रोटोकॉल होगा, उनके लिए क्या क्या सहूलतें होंगी, उनकी हर सरगर्मी को 24 घंटे कैसे मॉनिटर किया जाएगा। डीडी न्यूज़ ने इन तमाम मसाइल पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी SP यादव से खुसूसी बातचीत की है। सीए के सेक्रेटरी SP यादव जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, चीतों को लाया जा रहा है, कहाँ से लाया जा रहा है, कितने चीते यहाँ पहुँचेंगे? ये चीते अफ्रीका से लाए जा रहे हैं और इसके लिए 2 देशों का चयन किया गया है, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। अभी 8 चीते लाए जा रहे हैं जिसमें से 5 फीमेल है और 3 मेल है। ये अभी हम नामीबिया से ला रहे हैं और ये एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट प्लेन हमने हायर किया हुआ है। इसके माध्यम से इन्हें क्रेट्स में रख के और इसे पहले जयपुर लाएंगे और जयपुर के बाद हेलीकॉप्टर में इनको ट्रांसफ़र करके और फिर पालपुर कुनो जो चीता रिलीज़ करने का स्थान है वहाँ ला रहे हैं। सर, एक बड़ी चुनौती भी है कि देखने में ये आता है कि जब जंगली जानवर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो कई सारी चुनौतियाँ भी आती हैं। बेहोश करके लाना है, सुला के लाना है, किस तरीके से लाना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको नुकसान हो जाए। तो इन किन किन बातों का ऐसा ध्यान रखा गया है? तो देखिए, जो भी इंटरनेशनली वाइल्ड एनिमल का ट्रांसफ़र होता है तो इसके प्रोटोकॉल फिक्स हैं पहले से।
अभी सारे चीतों को वहाँ पे आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में रखा गया है, आइडेंटिफाई करके उनको रेडियो कॉलर लगा के दिया गया है। उनके जो हेल्थ की जांच होती है वो लगातार की जा रही है, उनको वैक्सीनेशन दिया जा चुका है और उसके सभी जो पैरामीटर्स हैं शरीर के, तापमान के, उनके रेस्पिरेशन के, ब्लड सैंपल लेके, ये सब परीक्षण किया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया? कोई खास वजह? क्या एक जैसी समानता है वहाँ से और यहाँ पर? चीते तो हमारे देश में पौराणिक काल से ही रहे हैं और ये जो क्षेत्र है कूनो, इसका चयन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट, एक फिजिकल हैबिटेट वायबिलिटी एनालिसिस होती है, उसके आधार पर इसका चयनित किया गया है। और ये हमने पाया है कि जो साउथ अफ्रीका और नामीबिया में जो चीते के हैबिटेट है उसमें और इसमें काफ़ी समानता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स, साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट्स और नामीबिया के जो चीता में काम कर रहे हैं डॉक्टर लारी मार्कर, ऐसे एक्सपर्ट की सलाह के बाद ये कूनो का चयन किया गया। सर, आखिरी सवाल, लेपर्ड से भी एक बड़ा खतरा है जो फेंसिंग की गई है, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि लेपर्ड जंप कर जाता है, तो उनमें टकराव ना हो उसके लिए क्या इंतजाम? अभी जो फेंसिंग है 6 स्क्वायर किलोमीटर की, वो लेपर्ड प्रूफ है, अर्थात उसमें अभी हमने ये सोलर पावर फेंसिंग कर दी है, तो उसकी वजह से लेपर्ड अंदर नहीं आ सकते, अंदर के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन यदि आप देखेंगे जो अफ्रीका या नामीबिया में है, चीता वाइल्ड में लायन और लेपर्ड दोनों के साथ सर्वाइव करता है, तो ये एडजस्टमेंट बड़ी जल्दी ही हो जाता है, तो उसकी मैं नहीं समझता कि उसकी कोई समस्या यहाँ पे आएगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे एसपी यादव, जो बता रहे थे कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जब यहाँ पर चीता पहुँचेगा उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पूरा ट्रैक किया जाएगा कि उसका मूवमेंट किस तरह का है। कैमरामैन संजय जैना के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सीनियर अफसरों के साथ देर रात तक मीटिंग की। तकरीबन 4 घंटे चली मीटिंग के बाद सहाफियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये जानकर काफ़ी हैरत हुई कि यहाँ बहुत सारे मंसूबे 2008 से ही ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। उन्होंने अफसरों से कहा कि तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा मंसूबों को जल्द अज जल्द पूरा करें। हुकूमत ने घरेलू ज़रूरतों के लिए अशिया की दस्तयाबी की सूरत हाल को मुस्तहकम रखने और कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए गेहूं के आटे, चावल, मैदा वगैरह की बरामदात पर पाबंदी लगा दी है। सरकार के इस कदम का असर आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में नजर आने की उम्मीद है। वजारत खजाना ने कहा कि अगस्त में खुर्दनी इफराते ज़र में मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। ये जुलाई में 6.71% से बढ़कर अगस्त में 7% पहुंच गया है। ये इजाफा रोज़मर्रा की बुनियाद पर अशियाए ज़रूरिया और ईंधन की कीमतों में इजाफा दोनों की वजह से हुआ है। वजारत खजाना ने कहा कि गैर यकीनी मानसून और सब्जी की कीमतों में मनफी असर के बावजूद जुलाई में खुराक की इफराते ज़र अब भी रवा माली साल के अप्रैल के 7.79% से कम है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की सदारत वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 28 से 30 सितंबर को होनी है। बरामदात के महाज पर अच्छी खबर आई है। माली साल 2022-23 में अप्रैल से जुलाई के दौरान ज़रई और डिब्बा बंद खुर्दनी मसनूआत की मुल्की बरामदात 30% से बढ़कर 9.6 अरब डॉलर हो गई है, जो पिछले माली साल की इसी मुद्दत में 7.4 अरब अमेरिकी डॉलर थी। वजारत तिजारत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रवा माली साल में इन मसनूआत की बरामद का हदफ 23.56 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। इस अरसे के दौरान फलों और सब्जियों की बरामद में 4% इजाफा दर्ज किया गया। इसके साथ ही माली साल 2022-23 के पहले 4 महीनों में बासमती चावल की बरामद में 29.13% का इजाफा देखा गया और इसकी बरामदात अप्रैल से जुलाई 2021 के 1.21 से बढ़कर इसमें 2022 के दौरान 1.56 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसके अलावा गैर बासमती चावल की बरामदात ज़ेर जायजा मुद्दत के दौरान 9.24% से बढ़कर 2.08 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसी तरह से डेयरी मसनूआत की बरामदात रवा माली साल के पहले 4 महीनों में 61.91% से बढ़कर 24.7 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। अहम बात यह है कि मरकजी हुकूमत ने धान की पैदावार में कमी के खदशात के पेश नज़र गैर बासमती चावल की बरामद पर 20% कस्टम ड्यूटी और टूटे चावल की बरामद पर 2 दिन पहले पाबंदी आयद कर दी थी।
आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब के भटिंडा में रहने वाले सुखपाल सिंह को अब वो मिल गया है जो वो एक अरसे से चाहते थे। वो इन दिनों गरीब व बेसहारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने सड़क पर एक ढाबे के सामने खुले आसमान तले एक स्कूल शुरू किया है। अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा है और यहाँ बच्चों की हाजिरी बढ़ती जा रही है। सुखपाल सिंह की बीवी, जो कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं, वो भी इस काम में उनका साथ दे रही हैं। बेसहारा और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों की तालीम पर मुआशरे के कई अफराद काम कर रहे हैं। ये काम इतना आसान नहीं जितना नजर आता है। इन बच्चों को इकट्ठा करना, उनकी पढ़ाई के लिए उनके वालिदैन से इजाज़त लेना और फिर कॉपी, किताब और कलम, पेंसिल जैसी बुनियादी चीज़ें जमा करना अपने आप में एक चैलेंज है। जो इन मुश्किलात को समझते हुए इस काम के लिए खुद को वक्फ करते हैं, वो दूसरों से काफ़ी अलग होते हैं। ऐसी एक शख्स सुखपाल सिंह है जो भटिंडा के एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। सुखपाल ने हाल ही में कच्ची आबादी में रहने वाले बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया है। जो करने की ख्वाहिश हो, इसके लिए रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। सुखपाल सिंह हमेशा ऐसा ही कुछ करना चाहते थे और अब उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। उनकी बीवी भी रोजाना इन बच्चों को पढ़ाने आती हैं। वो कहती हैं कि अपने बच्चों को तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन बेसहारा और गरीब बच्चों को तालीम देकर जो सुकून मिलता है, इसकी कोई कीमत नहीं। भी 200 बच्चे हो गए हैं। स्टार्टिंग में तो 1-2 बच्चे मुश्किल से लेकर आते थे। हौली हौली जब इन्होंने देखा कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, तो भी आराम से आने लगे। बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है सर। अपने अपने बच्चों तो सभी पढ़ा लेते हैं, लेकिन हम जब इनको पढ़ाते हैं, इनको कुछ सिखाते हैं, जब ये सीख जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। सिमरन और सुखपाल की क्लास सड़क पर होती है। पहले उनके पास 4 से 5 बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन अब 1 माह में बच्चों की तादाद बढ़कर 20 हो गई है। सुखपाल ने उनकी मज़ीद तालीम के लिए भी कुछ सोच रखा है। जब ये बच्चे बुनियादी इल्म हासिल कर लेंगे तो फिर इनका दाखिला सरकारी स्कूल में कराया जाएगा और अगर कोई मसला पेश आया तो फिर उसकी मंसूबाबंदी भी इनके पास है। अगला भविष्य जो है, हम बच्चों को बेसिक प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं। आगे चलकर हम प्रशासन से बात हमारी चल रही है, पहले तो इन बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएंगे और अगर इनके पेरेंट्स इन बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज पाएंगे तो हम इन बच्चों को यहीं पढ़ाएंगे और अगली क्लास का हम जहाँ सर्टिफिकेट भी इन बच्चों को देंगे। सुखपाल जिस सोच के साथ इन जरूरतमंद बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में मसरूफ हैं, इस ताल्लुक से उन्हें पूरा यकीन है कि उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। भटिंडा शहर में सुखपाल और सिमरन अब एक मिसाल के तौर पर देखे जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की, जहां यूक्रेन के जरिए 3000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बाद रूस ने तस्लीम किया है कि उसने खार्किव के तकरीबन पूरे शुमाली हिस्से को खो दिया है। इसी दरमियान यूक्रेन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमारी कार्रवाई से हवास बाख्ता रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांटों और दीगर बुनियादी ढांचों पर शदीद हमले किए हैं, जिससे मुल्क में बिजली का बहरान पैदा हो गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की फौज ने इस माह के इब्तिदा से जनूबी और मशरक़ी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले 6000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद इलाकों पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। और नाज़रीन, अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़ा अव्वल की एक अहम सुर्खी है, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का सऊदी अरब का पहला सरकारी दौरा पीर के रोज़ इख्तिताम पजीर हो गया। और इससे कबल डॉक्टर जयशंकर ने देर शाम जद्दा में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आइंदा 23 सितंबर को सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर तहनियती ख़त शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले किया और उन्हें जल्द हिंदुस्तान के दौरे पर आने की दावत दी। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो आपको बता दें कि बैनुल अक़वामी सफ़े से हमने यहाँ पर ली है कि यूक्रेन के हवाले से ये खबर है कि यूक्रेन
का रूस पर जवाबी हमले में बिजली घर को निशाना बनाने का इल्ज़ाम यहाँ पर उन्होंने आयद किया है और अमेरिका का रूस को कमज़ोर करने के लिए तेल की खरीदारी कम करने का अंदिया। और खेल के सफ़े से भी यहाँ पर हमने खबर ली है, जहाँ पर मिशन आलमी कप की शुरुआत हो गई है और तैयारियां की जा रही हैं, जिसके हवाले से T20 आलमी कप के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान किया गया है। रोहित शर्मा इसमें कप्तानी की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से जो हमने खबरें ली हैं वो आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए दरख्वास्तों का अमल यहाँ पर शुरू हो गया है और आपको बताएं कि यहाँ पर चंद ही घंटों में कम से कम 12,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें यहाँ पर मौसूल हुई हैं। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सफ़े से जो खबर है वो है शाह चार्ल्स का पार्लियामेंट से खिताब और मलिका के नक्श कदम पर चलने का अज़्म उन्होंने यहाँ पर जाहिर किया। फिर यहाँ पर हिंदुस्तान एक्सप्रेस से हमने खबर ली है, वाज़ेह रहे कि 17 सितंबर जो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश का दिन है और इस यौम पैदाइश के दिन वो हमेशा कुछ ना कुछ ख़ास करते हैं और इस बार हम देख रहे हैं कि कूनो नेशनल पार्क का वो दौरा करेंगे, जहां पर ख़ास तौर से नामीबिया से यहां पर चीते लाए जा रहे हैं। तो यही खबर अखबार ने शाये की है कि मोदी अपनी सालगिरह के मौके पर कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़ेंगे। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं, जहां बैनुल-अक़वामी खबरों की ही एक और खबर पे बात करते हैं, जहां मलिका एलिज़ाबेथ द्वितीय की आखिरी रसूमात से पहले इस हफ्ते के आखिर में होने वाले 3 इंग्लिश प्रीमियर लीग मैच मुलतवी कर दिए गए हैं। लिवरपूल के साथ चेल्सी का घरेलू मैच और लीड्स यूनाइटेड का मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ होने वाला मैच मंसूख कर दिया गया है। इसके अलावा क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ ब्राइटन में होने वाला मैच पहले ही रेल हड़ताल की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। वहीं 16 से 18 सितंबर तक होने वाले लीग के दीगर मैचेस भी बाद में खेले जाएंगे। काबिल जिक्र है कि मलिका की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।